ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और उसके बाद अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं, तो आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी बिहार तो चल ही रहा है ऊपर वाले के भरोसे, ठीक है, बस वो धोखा ना दे, बाकी चीज़ें ठीक है, हमारे साइड से हम रेडी हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 3 फेज सर्किट स्टार्ट करेंगे। 3 फेज सर्किट जो है आपका ईसी के लिए अगर देखो तो ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आईएन वाले तो पढ़ ही लो, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं, और अभी तक शायद पढ़े भी नहीं होगे 3 फेज सर्किट, तो आप लोग तो पढ़ ही लो। और डबल ई वाले तो बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। डबल ई का तो मतलब बिना 3 फेज का तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनके लिए तो समझो ये एक टाइप का डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला एक टॉपिक है, ठीक है। चाहे वो डे टू डे लाइफ हो या फिर आपका सब्जेक्टिव लाइफ हो, जैसे कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का देते हो या एई का देते हो या गेट लेवल का कोई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम देते हो, ईएस देते हो, 3 फेज के बिना आपका ज़िंदगी है ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग सिंगल फेज में जो पढ़े हैं, डिफरेंस क्या है 3 फेज में और सिंगल फेज में। तो सिंगल फेज जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। बेसिक जो रूट्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, बेसिक रूट्स जो मैं आपको बनाया हूँ वो सब सेम रहेगा। डिफरेंस जहाँ आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह से यहाँ पे वोल्टेज में वेरिएशन आता है। फेज सीक्वेंस की बात करेंगे। फेज सीक्वेंस में ऑब्वियसली एक जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क में जनरली बैलेंस सिस्टम ही आपको देता है। जनरली मतलब कि 99.9% आपको बैलेंस सिस्टम ही आएगा। हाँ, अनबैलेंस लोड के साथ आ सकता है, लेकिन सिस्टम बैलेंस होगा। दैट मीन्स कि वोल्टेज जो होगा वो आपका एग्जैक्टली 120 डिग्री अवे फ्रॉम ईच अदर होगा। इसलिए नेटवर्क में जीरो सीक्वेंस की बात नहीं होती। जब आपका अनबैलेंस फेजर होता है, जो कि हम लोग देखते हैं पावर सिस्टम में, तो फिर वहाँ पे भी हम लोग 3 सीक्वेंस में उसको रिजॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस भी देखने वाले हैं, नेगेटिव सीक्वेंस भी देखने वाले हैं। डिफरेंस क्या है वो देखने वाले हैं, किस तरह से फेजर डायग्राम बनाते हैं, कितना फेज एंगल आ जाता है, ये सब देखेंगे। और उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 3 फेज सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव करना क्यों जरूरी है, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिकली कपल सर्किट पे जाएंगे, और उस तरह से आपका एसी सर्किट खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप लोग स्टार्ट करता हूं मैं, आप लोग जोश हाई रखो। सर डबल ई 3 फेज एक दूसरे के लिए बने हैं, बिल्कुल थ्योरी एक बार पढ़े हैं, बट क्वेश्चन में अप्लाई करने में दिक्कत हो, कोई बात नहीं ना, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, और उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर सिंगल फेज अप्लाई कर पा रहे हो तो 3 फेज भी वही है। हम यहाँ पे बैलेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम पर फेज ही सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम 3 फेज में डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो पर फेज मतलब कि सिंगल फेज सिस्टम, और जो भी हमारा पावर निकलता है उसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे, हमें 3 फेज पावर मिल जाता है। तो कुछ भी नया नहीं है। सिंगल फेज सिस्टम अगर आपको मालूम है तो 3 फेज सिस्टम में भी आप अच्छे से डील कर लोगे। लेकिन वो जो डर है अंदर का, जो डर है कि अरे यार 3 फेज सिस्टम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, वो डर अभी खत्म हो जाने वाला है आपका, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, है ना, 3 फेज सर्किट को। तो देखो अभी तक हम लोग क्या किए उसको समझो अच्छे से। अभी तक हमारा जो सिस्टम था वो सिंगल फेज सिस्टम था, जिसका इक्वेशन में आप देखे होगे वीटी को हम लोग हमेशा साइनोसाइडल फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। बोलोगे सर साइनोसाइडल जरूरी है क्या? तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कोसाइन भी ले सकते हो। लेकिन हमारा जो जनरेशन है, जनरेशन किससे होता है? ऑब्वियसली अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर मतलब कि सिंक्रोनस मशीन, और सिंक्रोनस मशीन कनेक्ट है जनरेटिंग साइड पे, और उसमें क्या हो रहा है, ऑब्वियसली रोटेशन होगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगा। पूरा आप डायनामिक्स पढ़ते हो अच्छे से मशीन में। तो मैकेनिकल सिस्टम से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हो, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कन्वर्ट कर लिए, तो वो जो सिस्टम है वो 3 फेज सिस्टम है। ऐसा तो नहीं हम लोग सिंगल फेज जनरेट कर रहे हैं। अगर हम लास्ट सिस्टम की बात करें तो 3 फेज सिस्टम में जो हमारा पावर जनरेट हो रहा है उसका, अगर आप रोटर का अच्छे से डायनामिक्स पढ़ोगे, रोटर के बारे में स्टडी करोगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसका वाइंडिंग जो है ना स्पेस में 3 फेज में डिस्प्लेस है। मतलब कि इस टाइप से वाइंडिंग है कि एक वाइंडिंग आपका यहाँ है, दूसरा आपका 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है, और तीसरा उसके बाद 120 पे डिस्प्लेस्ड है। तो उससे क्या हुआ, एट एनी टाइम अगर उस रोटर को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, हमेशा मैं बोला कि पॉजिटिव सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज होता है। उसका वजह क्या है कि जो हम वाइंडिंग में रोटर को रोटेट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर रोटेट करने लगेंगे तो वो पॉजिटिव हो गया, तो फिर नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो रोटेशन का डिफरेंस है, उससे ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। अगर पॉजिटिव आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके अपोजिट आपका नेगेटिव हो जाएगा।
तो सिंगल फेज सिस्टम में जो हम जनरेट करते हैं वो साइनोसाइडल जनरेट करते हैं। रोटर का जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसमें जब आपका वेव फॉर्म आप पढ़ोगे ईएमएफ इक्वेशन का तो वो साइनोसाइडल आता है। इसलिए जितना भी वोल्टेज हम लोग लेते हैं वो वीएम साइन ओमेगा टी में लेते हैं और साइन को हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। अब थ्री फेज में क्या हो रहा है, थ्री फेज अगर बैलेंस की बात करो तो हम लोग उसमें तीन फेज होगा। एक अगर फेज आप ये मानते हो तो दूसरा फेज आपका एग्जैक्टली 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा और तीसरा एग्जैक्टली 240 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। क्यों 120 होता है? तो इसके पीछे जो बेसिक चीज है वो आप बेसिक कोई भी बुक में पढ़ सकते हो कि वाई थ्री फेज, वाई नॉट सिक्स फेज, ये सब बड़ी चीज नहीं है। आप सीधे समझो कि 360 डिग्री हमें रोटेट करना है और थ्री फेज है, दैट मीन्स कि हर फेज को हमको 120 डिग्री पे रखना होगा, तभी जाके हम थ्री फेज सिस्टम ले पाएंगे। तो थ्री फेज सिस्टम में हम लोग जितना भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो सब पर फेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम हम रिप्रेजेंट करते हैं पर फेज में और उसके बाद हम लोग लाइन टू लाइन फिर हम निकालते हैं, वोल्टेज हो गया या करंट हो गया, स्टार कनेक्शन में कैसा होगा, डेल्टा कनेक्शन में कैसा होगा, वो सब हम लोग निकालते हैं। तो पर फेज में जो नोटेशन होता है वो कैसा होता है, अगर आप सिंगल फेज सिस्टम में पर फेज की बात करो, मान लो हम RYB सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है। RYB का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारे पास थ्री फेज हम जनरेट कर रहे हैं और उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास थ्री फेज लोड है। थ्री फेज लोड का मतलब क्या है, इधर दिस लोड इज इन स्टार और डेल्टा, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे जनरेट करके जो हम ले रहे हैं वो RYB से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से, हम जनरेट कर रहे हैं थ्री फेज सिस्टम और ये थ्री फेज लोड आइदर स्टार में होगा या डेल्टा में होगा। कैसा होगा उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब पॉइंट मेरा ये है कि इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज कैसे लिखेंगे। तो RYB में अगर आप VR को लिखना चाहते हो, VR में डायरेक्टली लिखता हूं, लेट VR इज इक्वल टू, अगर आप उसको लेते हो रेफरेंस तो VMP साइन ओमेगा टी होगा। MP को समझना, अभी तक हम लोग VM साइन ओमेगा टी लिखते थे, तो VM साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट VM क्या था, उसमें मैक्सिमम वैल्यू था। सिंगल फेज सिस्टम था, सीधे मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में आपको दो वैल्यू मिलता है, फर्स्ट वन इज द फेज वैल्यू एंड सेकेंड वन इज द लाइन वैल्यू। तो उसमें डिफरेंस नोटेशन देना जरूरी है कि ये लाइन वैल्यू का मैक्सिमम वोल्टेज है या फिर फेज वैल्यू का मैक्सिमम वोल्टेज है। तो जो हम ये साइनोसाइडल वैल्यू लिख रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं, वो हमेशा हम लोग जो लेते हैं पर फेज सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, रेफरेंस हम पर फेज लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्टार कनेक्शन में पर फेज अलग आएगा, डेल्टा कनेक्शन में पर फेज अलग आएगा। इसलिए हम लोग जितने भी थ्री फेज सिस्टम है उसको देखना, हमेशा हम लोग रिजोल्व करते हैं इन सिंगल फेज सिस्टम, पर फेज सिस्टम। और एक बार पर फेज सिस्टम को सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद हम उसको थ्री फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि VR, इसको VR को VRN भी लिखते हो, वेयर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन टू न्यूट्रल। लाइन टू न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, वो पर फेज सिस्टम हो गया। तो या तो VR लिख लो या VRN लिख लो, नो प्रॉब्लम। तो अगर सिंगल फेज में एक फेज आपका, थ्री फेज में अगर एक फेज आपका VR इज इक्वल टू VMP साइन ओमेगा टी है, वेयर VMP इज नथिंग बट मैक्सिमम फेज वोल्टेज, मैक्सिमम फेज वोल्टेज, ठीक है। तो दूसरा आपका VY, RYB फेज सीक्वेंस ले रहे हैं। फेज सीक्वेंस मैं बताऊंगा क्या होता है। अभी मैं टेकिंग RYB फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस क्या होता है अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अगर VR इज इक्वल टू VMP साइन ओमेगा टी होता है तो VY, RYB है ना, तो VR के बाद कौन सा आएगा, Y जो होगा वो एग्जैक्टली आपका 120 डिग्री लैग कर जाएगा। दैट मीन्स कि साइन ओमेगा टी माइनस 120, ठीक है। उसी तरह से VB इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो सेम होगा सबका, लेकिन ये आपका 240 पे लैग कर जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, मैं बोला RYB फेज सीक्वेंस और इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अभी बस लिखते जाना। तो जब मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, अब तो आप एकदम फेजर डायग्राम बनाने में एकदम स्टार हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको इस फेजर डायग्राम बनाने में। तो आप क्या बोलोगे, सर साइन को हम रेफरेंस मान लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को रेफरेंस माने तो VR जो होगा वो आपका एट एन एंगल ऑफ 0 होगा, ठीक है। VY क्या होगा, एट एन एंगल ऑफ -120 एंड VB क्या होगा, एट एन एंगल ऑफ -240। तो अगर मैं VR को रेफरेंस मानता हूं और इसका अगर वोल्टेज फेजर बनाता हूं, मान लो VR आपका इधर है एट एन एंगल ऑफ 0 और डायरेक्ट अगर मैं VR लिख रहा हूं दैट मींस कि ये फेज वोल्टेज, ठीक है। ये चीज समझिएगा।
तो आर अगर आपका यहां है तो वाई कहां चला गया, वाई आपका चला गया इधर। ये अब हम एक्सप्लेन फिर से तो नहीं करेंगे ना। और बी किधर चला गया, इधर। देखो ये -120 पे है, तो जब भी आपका एंगल -120 रोटेट किधर, क्लॉकवाइज, कितना से 120 डिग्री, किसके रेस्पेक्ट में, जो रेफरेंस है। तो यहां से अगर मैं 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो हमको मिल जाएगा वी बाई। उसी तरह से वीबी आपका -240 पे है, तो कहां से, रेफरेंस है, तो माइनस आपको जैसे ही दिखा, क्लॉकवाइज आपको रोटेट कीजिए, यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं 240 डिग्री तो हमको वीबी मिल जाएगा। या मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेफरेंस से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेट किया तब भी वीबी मिलेगा। तो ये पूरा एक 3 फेज सिस्टम है जिसके बीच का एंगल आपका कितना है, 120। अब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है, अभी मैं बोला पॉजिटिव से फेज सीक्वेंस और निगेटिव फेज सीक्वेंस, समझो, डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। आप देखो कोई अल्टरनेटर है, ठीक है, मैं बोला अल्टरनेटर का क्या होगा, ये एक अल्टरनेटर का मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं, ये मान लो ये रोटर है, अभी मैं सिलेंड्रिकल रोटर ले रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपका रोटर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली आप फील्ड दोगे, फील्ड वाइंडिंग में ऑब्वियसली उसके बाद रोटेट कराओगे, तो इस जगह पे यहाँ क्या क्या है, कंडक्टर लगा हुआ है, 3 जगह ऐसा कंडक्टर लगा हुआ है, 3 ही कंडक्टर मैं लेता हूँ। इसको फेज ए फेज ए नहीं मानता हूँ, इसको आर मानता हूँ, इसको वाई मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ। अब मान लो यहाँ पे एक फ्लक्स है, छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक फ्लक्स है, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है, और इसी फ्लक्स को आप रोटर में रोटेट करा रहे हो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ क्योंकि ये पूरा मशीन का पार्ट है। इसी फ्लक्स को आप क्या करते हो, रोटेट कराते हो। इस फ्लक्स को आप फाई एम कॉस ओमेगा टी लिख लो या साइन में जिसमें भी लिखो, उस हिसाब से यहाँ चेंज हो जाएगा, है ना। तो जो भी आप लिखना चाहते हो, फ्लक्स आपका कुछ है। अब इस फ्लक्स को आप रोटेट करते हो स्पेस में, रोटर को आप रोटेट करते हो किधर से, एंटी क्लॉकवाइज में बोलता हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज आप पहले रोटेट करोगे तो देखो दिस इज आर, पहले आर आएगा, उसके बाद वाई आएगा, और उसके बाद बी आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो अगर आप इसको रोटेट करते हो तो देखो, ध्यान से देखो, पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू आर को कट किया, उसके बाद ये रोटेट होके वाई को कट किया, फिर इसको रोटेट करके बी को कट कर दिया। दैट मीन्स कि पहले आर को कट किया तो वहां हमको मैक्सिमम मिला, फिर उसके बाद वाई को कट किया तो वहां हमको मैक्सिमम मिला, फिर उसके बाद बी को कट किया तो वहां हमको मैक्सिमम मिला। तो इन तीनों जो कंडक्टर है, इन तीनों के बीच का एंगल कितना है स्पेस में अगर देखोगे तो ये आपका पूरा 360 हुआ। इसको अगर हम 0 डिग्री मानते हैं तो ये आपका 120 पे और ये 240 पे, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मतलब लैग, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो प्लस में भी ले सकते हो, नो इशू। तो अगर आप ऐसा फेज सीक्वेंस बनाते हो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो पहले आर कट कर रहा है, फिर वाई, फिर बी। अब इसको उल्टा सोचो, इसको उल्टा सोचो, यहां ध्यान से देखो, अगर आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, और इस फेजर को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, एंटी क्लॉकवाइज, यहां आप खड़े हो, इस फेजर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो पहले इस जगह पे तुमको वी आर मिला, वी आर दिखा, फिर ये घूम के जब इधर आएगा तो वाई इधर आ जाएगा, वी वाई मिला, फिर वी वाई इधर घूम के जाएगा तो वी बी मिला। तो पॉइंट यही है कि यहां आप खड़े हो तो पहले आपको वी आर मिल रहा है, फिर वी वाई मिल रहा है, फिर वी बी मिल रहा है, कब, जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, ठीक है। तो हम यहां पे कंस्ट्रक्शन ऐसा करते हैं कि पहले आपको वी आर मिले, फिर वी वाई मिले, फिर वी बी मिले, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 या फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, कुछ भी आप ले लो। यहां पे आप खड़े हो गए तो देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम फेजर को अगर रोटेट कराते हैं, जो कि मैं बोला आपको हमेशा कि जब भी आप फेज सीक्वेंस या फिर आप पॉजिटिव में रोटेट करते हो तो प्लस हो जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट करते हो, यहां पे खड़े हो तो आर पहले आपको कट करेगा, फिर वाई कट करेगा, फिर बी कट करेगा। तो फेज सीक्वेंस कैसा हो गया, आर वाई बी, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अब बोलोगे सर आर बी वाई हो जाए तो क्या होगा, तो जो भी इसके अपोजिट होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव निगेटिव क्या ये कन्वेंशन है क्या, कुछ कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहां देखो, जो भी है इस कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन हम कैसे किए हैं और रोटेशन हमारा क्या है। तो जो रोटेट हम करते हैं वो हमारा फिक्स है हर एक जगह, चाहे आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी जनरेटिंग यूनिट में चले जाओगे तो रोटेशन मशीन का हमेशा वो फिक्स करते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो होता है वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, वो भी फिक्स रहता है।
ऐसा नहीं होगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड में आपको आर वाई बी को निगेटिव सीक्वेंस ले रहे हैं और आर बी वाई को पॉजिटिव ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस आर वाई बी की जगह पे ए बी सी ले लो, पी क्यू आर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीधे पॉइंट मेरा क्या है कि अगर आप एबीसी लेते हो तो ए पहले आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव। ए सी बी थोड़ा उल्टा हो गया है ना, तो वो निगेटिव। तो जो भी आपका पॉजिटिव सीक्वेंस मिलता है उसके अगर अपोजिट मिल रहा है वो निगेटिव होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस वाइंडिंग में हम क्लॉकवाइज ही रोटेट करें हमको मिल रहा है। मतलब पॉइंट मेरा ये है कि आप अगर जनरेट करते हो पॉजिटिव ही जनरेट करते हो, जो भी जनरेट हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, और उसके अपोजिट अगर आपको कुछ ईएमएफ मिल रहा है, उसके अपोजिट फेजर में अगर रोटेट करके देख रहे हो और कुछ मिल रहा है सीक्वेंस, तो आपका निगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हमेशा आप देखना कि पॉजिटिव सीक्वेंस अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो सपोज करो, तो निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो निगेटिव आपका क्लॉकवाइज हो जाता है। तो ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कर दो और इन दोनों को चेंज कर दो तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट मेरा यही है कि रटो मत कि अच्छा एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है या क्लॉकवाइज रोटेट करना है। पॉइंट एक ही चीज है कि अगर आप जनरेट जो कर रहे हो, जो चीज आप जनरेट कर रहे हो वो आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो जनरेट हम लोग जो करते हैं वो आर वाई बी के फॉर्म में करते हैं। तो जो भी हम जनरेट कर रहे हैं, जो हमारा डिजायर्ड है, वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हुआ। अब उसके अपोजिट में अगर कुछ मिल रहा है रोटेशन में, मिलता है हार्मोनिक्स में आप पढ़ते हो, तो अपोजिट में या फिर अनबैलेंस होता है तो अपोजिट में मिलता है फेजर जो रोटेट करता है। तो अगर ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज को आप मान रहे हो कि हाँ भाई हम जनरेट कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमको पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मिल रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में वो निगेटिव हो जाएगा, पहली चीज है ना। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में ही निगेटिव चाहते हो तो क्या करना होगा, इसको और इसको चेंज कर दो। तो ये मैं अभी अब जो भी लिखा हूं सिस्टम, ये आपका मैं मान के चला हूं कि जो हम जनरेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ही जनरेट कर रहे हैं और आर वाई बी को हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मान रहे हैं। ठीक है, इस जगह एबीसी भी हो सकता है, इस जगह पी क्यू आर भी हो सकता है। तो ये पूरा सिस्टम आपका फेजर डायग्राम का पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का हुआ कि वोल्टेज हम ऐसे जनरेट करते हैं। अब मान लो कि हमने ऐसा बता दिया कि ये पॉजिटिव हो गया, अब इसी को निगेटिव हमको बनाना है, इसी को क्या करना है, निगेटिव बनाना है। तो किसी एक को तो फिक्स करना होगा ना, क्योंकि अगर आप मशीन की बात करो तो उसका रोटेशन तो फिक्स है, रोटेशन तो फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि हम जाके सीधे जनरेशन में बोलेंगे सर हमको निगेटिव फेज सीक्वेंस चाहिए, एक काम करो रोटेशन को चेंज कर दो, तो करेगा क्या, नहीं करेगा। हम स्टडी कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अल्टरनेटर के रोटर को। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हम स्टडी कर रहे हैं मतलब कि रोटर का रोटेशन तो वही रहेगा। अब आप बोलते हो, आपके पास चैलेंजिंग पार्ट ये है कि अब दर्शाओ कि निगेटिव फेज सीक्वेंस कब मिलेगा। तो रोटेशन तो सेम होगा, रोटेशन तो डिफरेंट नहीं होगा, तो रोटेशन यही रहेगा। अब हमको निगेटिव फेज सीक्वेंस अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, किसी दो फेज को चेंज करेंगे, किसी दो फेज का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। जैसे आप कंडक्टर में देखा हुआ था कि आर है, ये वाई है और ये बी है, तो इसको हम बी कर देंगे और इसको वाई कर देंगे। समझ में है, ये तो कर सकते हैं बाहर से, जो भी ये है इसके ओरिएंटेशन को तो चेंज कर सकते हैं, इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे लिए आसान था रेदर देन कोई अगर रोटर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो उसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराओ, वो सही नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज ही रहने दिए, और अगर हमको निगेटिव फेज सीक्वेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोई दो को, या तो बी और वाई दोनों को चेंज कर दो, या इसको चेंज कर दो, या इसको रिप्लेस कर दो। तो कायदे से देखो तो इन दोनों को चेंज कर देते हैं, मतलब बी का ओरिएंटेशन और वाई का ओरिएंटेशन दोनों एक दूसरे से चेंज हो गया। तो जैसे ही आप चेंज करते हो तो ध्यान से देखो, अब आपका ये जो हो गया वी आर एट एन एंगल ऑफ 0, बी यहां था वो यहां आ गया, वाई यहां था यहां चला गया, तो दिस इज वी बी एंड दिस इज वी वाई। अब रोटेशन तो हमारा फिक्स है, रोटेशन जो है वो तो फिक्स है। ऐसा तो नहीं होगा कि हमको नेगेटिव सीक्वेंस चाहिए, एक काम करो अल्टरनेटर को पहले रोको फिर रिवर्स में रोटेट कराना, ऐसा तो नहीं कर सकते। रोटेशन तो हमारा फिक्स है और हमको चाहिए नेगेटिव सीक्वेंस दिखाना, तो हम रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज ही रखें, रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही है, रोटेशन हम चेंज नहीं कर सकते। अब फिर हम यहां खड़े होकर देख रहे हैं, तो यहां जब हम खड़े होकर देखेंगे तो अब हमको दिखेगा कि वी आर वाला पहले हमें कट किया, फिर उसके बाद बी वाला आएगा, फिर उसके बाद वाई वाला आएगा। तो यहां क्या मिल रहा है, आर बी वाई, इसको हम बोले निगेटिव फेज सीक्वेंस। तो प्रैक्टिस में ऐसा है, प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि पूरा दुनिया जो प्रैक्टिस कर रही है, जो स्टडी कर रही है, वो ऐसा मान के कर रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये हम लोग भी बुक में पढ़ते हैं,
आर वाई बी रट लेते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, और आर बी वाई को हम निगेटिव फेज सीक्वेंस बोल देते हैं। मैं बोला भी कि अगर ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, किसी दो को चेंज कर दो आपको निगेटिव फेज सीक्वेंस मिल जाएगा, ये मैं बोला भी। अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं कुछ जनरेट कर रहा हूं, मेरा जनरेटिंग यूनिट है, और जिसमें मैं जनरेट करके इस तरह का जनरेट करता हूं, ये हमारा डिजायर्ड वैल्यू है, डिजायर्ड वैल्यू है, और आरबी वाई को मैं पॉजिटिव मानता हूं, मैं मान रहा हूं, ठीक है। आरबी वाई को आप बोलोगे सर मैं आरबी वाई को पॉजिटिव मानता हूं, मान लो इसको अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हर एक जनरेटिंग यूनिट अपना अपना एक कन्वेंशन बना के कुछ भी मान के और पूरा डेरिवेशन कर दे तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा वर्ल्ड लेवल पे स्टडी करना। जितने भी IEEE पेपर है अगर उसमें कुछ भी मान के आप बना रहे हो तो डिफिकल्ट होगा दूसरे को स्टडी करना, और दूसरे को स्टडी करना डिफिकल्ट, दैट मीन्स कि उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं रहा। देखते नहीं हो चाइनीज लोग क्या करते हैं, वो अपने चाइनीज लैंग्वेज में पेपर को पब्लिश करते हैं पहले, बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। तो वो तो लैंग्वेज, चलो ठीक है, लैंग्वेज इशू ठीक है, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को, अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करते हैं, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर सिस्टम को ही चेंज कर दे, जिसको आप पॉजिटिव मानते हो उसको नेगेटिव कर दे, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दे, और फिर गए कहीं पे वर्ल्ड लेवल पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितनों को समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये डिसाइड किए कि कन्वेंशन हम ऐसा माने जो हर जगह यूज हो। तो आर वाई बी को अगर हम पॉजिटिव माने तो आर बी वाई क्या हो गया, निगेटिव। तो रटो मत, चीजों को समझो। अगर मैं आर बी वाई को अपने लेवल पे इस घर में बैठ के स्टडी कर रहा हूं और इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, क्लियर एवरीबडी। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं लेकिन इंटरव्यू में काम आएगा। क्लियर, इतना समझ गए? हाँ, तो ये सब रटना मत, बस समझो कि पूरे दुनिया में अगर हम थ्री फेज सिस्टम को स्टडी करें, सोचो ना, आप अगर कहीं पे IEEE पेपर से डाउनलोड करते हो कहीं पे और कुछ सीक्वेंस में आपको इसको पॉजिटिव मान के कर दिया है, फिर तो पूरा फेजर चेंज हो गया ना। लाइन वोल्टेज जो लीड कर रहा था वो लैग कर गया, समझ रहे हो, फेज वोल्टेज जो लैग कर रहा था वो लीड कर गया, तो वो सारा है ना सिस्टम चेंज हो जाएगा। सिस्टम चेंज हो गया मतलब अगर पूरा पेपर समझने में दूसरे को टाइम लग जाएगा। इसलिए वो जो भी सिस्टम हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वाई बी या ए बी सी, देख पहले ऐसे ही पढ़ते हैं ना बच्चे से 1 2 3, समझ रहे हो, तो ए बी सी पहले ये आता है फिर बी फिर सी, इसलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लॉजिक समझे? तो वो ए बी सी आर वाई बी से मतलब नहीं, 1 2 3 कर दो, ठीक है, क ख ग कर दो, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क लिख दो ख ग। तो जितना भी सीक्वेंस मतलब क्या हुआ कि जो पहले आ रहा है फिर बाद में, फिर बाद में, ऐसे जो हम स्टडी करते हैं, जो हमारा माइंड है, 1 पहले फिर 2 पहले फिर 3, इस तरह से 2 4 6 से रिप्रेजेंट कर दो, क्या प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग बोले पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। और जैसा ही आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा लगा, 1 3 2 थोड़ा सा लग रहा है ना, या फिर 2 6 4 या फिर आर बी वाई या फिर ए सी बी, तो थोड़ा सा उल्टा लगा ना, तो वो हो गया नेगेटिव, ठीक है। जीरो की बात हम यहां नहीं करेंगे। तो पॉइंट को समझिए। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा वी आर है, ये वी वाई है, वी बी है, जो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दे रहा है, तो निगेटिव फेज सीक्वेंस का ये लिखो, तो लिख सकते हो। तो निगेटिव फेज सीक्वेंस का आप जो आर लिखे हो वो तो ठीक है, वी आर हम 0 पे लिए, वी एम पी साइन ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन इस दोनों को चेंज किए ना, तो निगेटिव फेज सीक्वेंस में ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका वाई हो जाएगा। तो पहले आप ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का ये लिखिए, यहां तक लाइए, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिख लीजिए, फिर उसके बाद निगेटिव फेज सीक्वेंस का फेजर डायग्राम बना के ये वाला लिख लीजिए, ठीक है। निगेटिव फेज सीक्वेंस का फेजर डायग्राम बनाइए, फिर ये वाला लिख दीजिए। ठीक है ना, मिटा दूं, मिटा ही देता हूं। तो खुद से आप बना सकते हो, थ्री फेज सिस्टम खुद से आप बना सकते हो, रटो चीजों को नहीं। जब आप देखो क्वेश्चन में किस तरह से दिया हुआ है, फेज सीक्वेंस क्या आ रहा है, फेज सीक्वेंस 1 2 3 है पॉजिटिव, ठीक है, 1 3 2 हो गया मतलब नेगेटिव। तो इसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो जब इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी हिसाब से हम फेज सीक्वेंस निकालेंगे ना।
इसी वाले क्वेश्चन पूछना, ठीक है, डबल ई वाले को समझ में आएगा सारा। तो मतलब ये मत सोचना कि अरे यार मतलब हमको हमारे ऊपर से जा रहा है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ECN IN, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, जितने भी हम थ्री फेज सिस्टम स्टडी कर लिए, अब कोई हम वोल्टेज को हम जनरेट कर रहे हैं वो थ्री फेज है, ठीक है, लेकिन हमारे घर में जो आ रहा है वो तो सिंगल फेज है। हमारे घर में जो आ रहा है वो तो सिंगल फेज है, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो ठीक है, इंडस्ट्री है जिसमें थ्री फेज लोड भी है, तो या तो आपके पास दो काइंड ऑफ लोड हो सकता है, एक सिंगल फेज हो सकता है, दूसरा थ्री फेज हो सकता है, और जनरेशन हमारा सिर्फ थ्री फेज में है। दैट मीन्स कि जनरेट करके अगर हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, स्टेप अप करके फिर स्टेप डाउन करके, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप डाउन वोल्टेज पे हम अलग अलग जगह पे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 11 kV या 33 kV हो तो उसको हम इंडस्ट्री पे दे देंगे। फिर 11 kV और आपका आता है पूरे सिटी में, और 11 kV जो आपको मिल रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है 440 वोल्ट में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो 11 kV से हम 440 वोल्ट में ले आए, और 440 वोल्ट जो होता है दैट इज लाइन टू लाइन वोल्टेज। और लाइन टू लाइन वोल्टेज अगर 440 है तो फेज वोल्टेज अभी के लिए मान लो कि वो 440 डिवाइडेड बाई √3 होगा, जो कि अराउंड 240 या 250 जो भी आए, जो भी आपका आता है वोल्टेज, वो वोल्टेज को हम लोग सिंगल फेज बोलते हैं। तो किसी भी थ्री फेज सिस्टम को अगर हमें सिंगल फेज में कन्वर्ट करना है, तो थ्री फेज सिस्टम को अगर हमको सिंगल फेज में कन्वर्ट करना है वो हम कैसे कर सकते हैं? या फिर ऐसे मत लो, वाइंडिंग के हिसाब से समझो। ये हमारा वाइंडिंग है अलग अलग फेज में अल्टरनेटर के अक्रॉस, ठीक है, और यहां पे हम ये थ्री फेज सिस्टम जनरेट किया, जिससे पावर क्या हो रहा है हमारा जनरेट हो रहा है, ऐसा कुछ है। वाइंडिंग हमारा स्टार कनेक्शन है, तभी तो हम इसको सिंगल फेज में बना सकते हैं। या फिर वाइंडिंग मत बोलो, इसको बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर मान लो यहाँ पे प्राइमरी कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी हमेशा स्टार में होगा। पढ़ते हो गए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका सेकेंडरी हमारा हमेशा स्टार में होता है। क्यों होता है कि लाइन टू लाइन वोल्टेज आपका 440 मिलता है, तो लाइन टू न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल विच इज ऑल्सो नोन एज फेज, यही दोनों वायर आपके घर में आता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला आपके घर में आता है। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज 440 है, तो यहां से यहां तक का 440 बाई √3 होता है। अभी के लिए मान लो जो भी अमाउंट आएगा ये आपके घर में जाता है, क्योंकि घर आपका सिंगल फेज सिस्टम है, ठीक है। तो घर में ले जाने के लिए एक न्यूट्रल की तो जरूरत पड़ेगी ना बॉस, बिना न्यूट्रल का तुम घर में नहीं। लाइन टू लाइन 440 दे देंगे तो उड़ ही जाएगा सारा अप्लायंस, क्योंकि सब 220 वोल्ट 240 वोल्ट रेटेड पे। तो उस केस को स्टडी करने के लिए हमें समझ में आया कि हमारे पास थ्री फेज सिस्टम में दो काइंड ऑफ वोल्टेज होगा, एक तो भैया लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा और एक हमारा फेज वोल्टेज होगा। फेज वोल्टेज ये हमारा फेज है, तो हर एक फेज के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगा, अगर ये आर है, ये वाई है या बी है, ठीक है, इसको रोटेट मत करो। एक पॉइंट हम समझा रहे हैं कि पहले आर आ रहा है फिर वाई फिर बी। बहुत जगह देखोगे कि आर यहां लिखा होता है, वाई यहां लिखा होता है, बी यहां लिखा होता है, वो भी सही है। वो क्या करते हैं, आर यहां है, वाई यहां है, बी यहां है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो तो आर पहले आएगा, फिर उसके बाद ये आपका वाई आएगा, फिर इसका बी आएगा। तो वो रोटेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कहां आप क्या लिख रहे हो। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करो तो ऑब्वियसली देखो यहां खड़े होगे तो पहले आर वाला फेज कट करेगा, फिर वाई वाला, फिर बी वाला। तो या तो ऐसे लिख लो, या फिर आर वाई बी लिखते हो, यहां आर है यहां वाई लिख देते हो यहां बी, तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करके देख लो। पॉइंट मेरा यह है कि जो आप जनरेट करोगे वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ही जनरेट करोगे, जो नोटेशन दिया हुआ है वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां देखिए फेज वोल्टेज आपको मिलेगा VRN, ऐसे ही लिखते हैं ना, हाइयर माइनस लोअर, तो न्यूट्रल आपका ये है, तो VRN इज नथिंग बट V फेज वोल्टेज, ठीक है। उसी तरह से यहां पे आपको मिलेगा फेज में VYN, ये भी आपका फेज वोल्टेज होगा। अब चूंकि बैलेंस सिस्टम है तो सबका आपका जो फेज वोल्टेज होगा बराबर होगा। फिर उसी तरह से VBY जो मिलेगा वो भी फेज वोल्टेज होगा, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। दूसरा, एक तो आपको फेज वोल्टेज जो फेज के अक्रॉस मिल रहा है, एक होता है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज आपका लाइन टू लाइन मिलता है, विच इज ऑल्सो नोन एज लाइन टू लाइन वोल्टेज, दिस इज नोन एज VRY। फिर यहां से यहां तक आपको जो मिल रहा है दिस इज VYB, और यहां से यहां तक जो मिलेगा
उसको बोलेंगे वी बी आर। तो देखो फेज सीक्वेंस भी आपका आर वाई बी को हम पॉजिटिव माने हैं, ऑब्वियसली सब जगह यही यूज होता है। तो पहले आपका वी आर वाई आ रहा है, फिर वाई बी आ रहा है, फिर बी बी आर। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज भी आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है। अगर फेज वोल्टेज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तो लाइन टू लाइन आपका वो भी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगा। क्लियर है? लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर आप यहां पे आर और वाई के बीच में मान लो ये प्लस है ये माइनस है कुछ सर्टेन टाइम के लिए, तो यहां पे देखो यहां से आप केवीएल लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर एन माइनस वी वाई एन, वी आर एन माइनस वी वाई एन मिलेगा कि नहीं, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर एन माइनस वी वाई एन। दैट मीन्स कि लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर डिफरेंट इन स्टार कनेक्शन। इसलिए हमको स्टडी करना जरूरी है कि अलग अलग में क्या है, मतलब स्टार होगा तो क्या होगा, डेल्टा होगा तो क्या होगा। यही दोनों तो आपका थ्री फेज सिस्टम होगा, या तो स्टार में होगा नहीं तो डेल्टा में होगा, और कितना एंगल से लैगलेट करेगा। तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या किए, इसके फेजर डायग्राम को प्लॉट किए, और प्लॉट करके हम पहले लाइन टू लाइन वोल्टेज। दूसरा स्टार कनेक्शन में देखो ध्यान से, ये आपका लाइन करंट है, जो आपको लाइन में मिल रहा है वो लाइन करंट है, और यही करंट आपका फेज में भी मिल रहा है। चेंज है क्या, दोनों तो सीरीज में ही है ना। दैट मीन्स कि इन स्टार कनेक्शन अगर मैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की बात करूं जिसमें मैं ये मान के चलता हूं कि आर वाई बी हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को लिए हैं, तो देखो इन स्टार कनेक्शन पहले तो हमें दिख रहा है कि यहां पे जो लाइन करंट है और ये जो फेज करंट है वो बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए देखते होगे कि हमेशा हम लोग थ्री फेज सिस्टम में लाइन करंट जो निकालते हैं वही फेज के अक्रॉस ले लेते हैं, क्योंकि अगर कोई सिस्टम आपका रिप्रेजेंट है और बोल नहीं रहा है कि वेदर दिस सिस्टम इज कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा, तो आप हमेशा स्टार लेना, कि स्टार आइडियल होता है। स्टार केस लेकर ही हम हर चीज सॉल्व करते हैं, किसी एक को तो लेना पड़ेगा ना, हमारा जनरेशन स्टार में है इसलिए हम स्टार में लेते हैं। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका स्टार कनेक्शन है और फेज सीक्वेंस आपका बराबर है तो लाइन करंट विल बी इक्वल टू फेज करंट, और इन दोनों के बीच में आपका एंगल भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो लाइन करंट का एंगल है वही फेज करंट का एंगल, क्योंकि सीरीज में चेंज नहीं हो सकता एंगल। क्लियर? अब ये चीज हमको समझ में आ गया। अब मैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा वी आर और ये न्यूट्रल है, तो वी आर एन मान लो ऐसा है, वी आर एन ऐसे ही लिख सकते हैं ना, वी आर और एन। तो वाई कहां जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा जाएगा इधर, और बी किधर जाएगा, ऐसा वी बी। ठीक है? पॉजिटिव सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज, देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के, कभी भी आपको सीक्वेंस पूछे हमेशा फेजर बनाकर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दो। एक जगह खड़े हो जाओ, चेक करो क्या मिल रहा है। तो यहां खड़े होकर जब एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराते हो, आर पहले आएगा फिर वाई फिर बी, मतलब आर वाई बी फेज सीक्वेंस, दैट मीन्स पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। 1 2 3 होता तो 1 2 3 पॉजिटिव। ठीक है? पी क्यू आर आता तो पी क्यू आर भी पॉजिटिव, पी आर क्यू आ जाता नेगेटिव, 1 3 2 हो जाता नेगेटिव, आर बी वाई हो जाता नेगेटिव। क्लियर हो रहा? तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है आपको, क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करना है। एक ही रोटेशन रखो, क्योंकि वाइंडिंग का रोटेशन, जो हमारा रोटर का रोटेशन है वो हम चेंज नहीं कर रहे। ऐसा कुछ हुआ? ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ। तो अगर आप वी आर को 0 डिग्री पे मानते हो ना, ऑब्वियसली जो मैं लिखा हूं याद होगा, वी आर एन इज इक्वल टू क्या लिखा था, वी एम पी साइन ओमेगा टी। तो इसको तो मैं 0 ही माना था ना। तो फेज वोल्टेज को अगर आप 0 पे रखते हो तो लाइन वोल्टेज किधर जाएगा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो लाइन वोल्टेज देखो ध्यान से, यहां ध्यान से देखो, दिस इज ओनली वी आर, दिस इज ओनली वी वाई, एंड दिस इज ये वी बी एन होगा ना, आर वाई बी, ऐसा कुछ। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, अगर आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालना है, वी आर वाई, लाइन टू लाइन वोल्टेज वी आर वाई निकालना है, तो वी आर वाई को क्या लिख सकते हैं, वी आर माइनस वी वाई। ये भी फेजर में यही लिखेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वी ए बी वी ए माइनस वी बी, तो वही चीज कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। तो वी आर वाई अगर आपको निकालना है तो वी आर माइनस वी वाई आपको करना पड़ेगा, वो भी फेजर में। तो वी आर तो आपको मिल गया फेजर यहां पे, जो कि फेज वोल्टेज है, हर चीज आपका आरएमएस वैल्यू में रिप्रेजेंट मैं किया हूं, तो ये फेज वोल्टेज है। वी वाई इधर है तो वी आर माइनस वी वाई अगर इधर है तो माइनस वी वाई किधर मिलेगा, सर एग्जैक्टली इसके अपोजिट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब वी आर माइनस वी वाई का रिजल्टेंट विल गिव यू द लाइन वोल्टेज। वी आर इधर है, वी वाई इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो सर बिल्कुल 60 डिग्री पे होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 होगा क्योंकि एग्जैक्टली कट करेगा ना 120 को डिवाइडेड बाई 2, तो 60 होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालते कैसे हो? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा ही कुछ करोगे और इसका रिजल्टेंट जो होगा एग्जैक्टली आपका 60 डिग्री को कट करेगा बाई 2 और दिस इज नोन एज वी आर वाई। क्यों कट करेगा एग्जैक्टली? क्योंकि हम बैलेंस सिस्टम ले रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी फेज वोल्टेज, ये भी फेज वोल्टेज 240 है इसका, तो ये भी 240 है। बैलेंस सिस्टम उसी को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज डिफरेंस जो हो 120 हो। तो बैलेंस सिस्टम है, दैट मींस इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दो फेजर का मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट जो होगा एग्जैक्टली उसके बीच को कट करेगा। मतलब ये 60 डिग्री है तो रेफरेंस से ये वाला एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री। अब देखो, अगर मैं फेज वोल्टेज को एट एन एंगल ऑफ 0 मान रहा हूं तो लाइन वोल्टेज आपको कितना में मिलेगा? दिस विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज को एंगल 0 माना हूं तो लाइन वोल्टेज यही है। लाइन वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है? किससे? रेफरेंस से। तो रेफरेंस को 0 पे रखा हूं तो लाइन वोल्टेज आपका कितना बना रहा है? +30। दैट मीन्स कि अगर फेज वोल्टेज आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में 0 एंगल पे, फेज वोल्टेज अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में 0 एंगल पे है तो लाइन वोल्टेज आपका +30 बनेगा। ये √3 कैसे है? वो बच्चे वाली बात है। कैसे? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी आर वाई इज इक्वल टू √, वी आर स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट cos ऑफ 60। दो फेजर को कैसे ऐड करते हैं? ए और बी फेजर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। तो यहां पे एक तो माइनस में है ना, तो इस तरह से आप ले लोगे और फाइनली निकालोगे। फाइनली जो निकालोगे ऑब्वियसली, अच्छा माइनस बी वाई हम ले चुके हैं तो मैग्नीट्यूड में आएगा, देख लीजिएगा इसका जो भी फेजर हो, तो उस हिसाब से आपको √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप सोल्व कीजिएगा, आपको √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, मतलब लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होगा। यहां देखने से लगता है ये एक फेज है और ये एक फेज है, ये निकालना है, तो ये फेज प्लस ये फेज इज इक्वल टू दिस वन। आपको देखने से लग रहा है वी आर माइनस वी वाई इज इक्वल टू दिस वन। तो आप अगर फेजर भूल गए, वी आर इज इक्वल टू 240, वी वाई इज इक्वल टू 240 मैग्नीट्यूड में, तो +240 -240 0 बोल दोगे। लेकिन यहां पे ये आपका 0 पे है, ये 120 पे, तो वो 0 और 120 का जब आप प्लस माइनस करते हो तो वी आर वाई आपको मिलता है विच इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। अब देखो वी आर इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू, हम फेज वोल्टेज लिखें वी फेज क्योंकि बैलेंस सिस्टम है। वी आर हो, वी वाई हो, वी वी हो, तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना बॉस, सिर्फ एंगल में ही तो डिफरेंस आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम है। दैट मीन्स कि वी एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो आप देख रहे हो हमेशा स्टार कनेक्शन में दो चीज आया, एक तो ये आया कि आपका लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होगा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में, और दूसरा आपको ये मिल रहा है कि लाइन वोल्टेज विल लीड द फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। ये कब आएगा? ये तब आएगा जब हम फेज वोल्टेज को 0 डिग्री पे लिए। अगर हम फेज वोल्टेज को 0 डिग्री पे नहीं ले, लाइन वोल्टेज को 0 डिग्री पे ले, तो उस केस में फेज वोल्टेज का एंगल बताओ। अभी जो एंगल +30 आया है वो लाइन वोल्टेज का आया है। कब? जब हम फेज वोल्टेज को 0 माने। अगर हम फेज वोल्टेज को 0 पे नहीं मानते हैं, हम लाइन वोल्टेज को 0 पे मानते हैं, हमारा मन है, हम मान सकते हैं ना कि लाइन वोल्टेज जो है वो आपका 0 डिग्री पे है, तो उस केस में फेज वोल्टेज का एंगल क्या होगा? -30। ये जितने आंसर दे रहे हैं सब डबल ही के होंगे। ठीक है, तो हमेशा रटो मत चीजों को, कहीं कहीं हो सकता है बोल दे टेकिंग लाइन वोल्टेज एज ए रेफरेंस, फिर बताओ सब चीज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में। तो लाइन वोल्टेज को जैसे ही हम रेफरेंस मानते हैं तो फेज वोल्टेज आपका एग्जैक्टली -30 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एंगल को आप इधर ले आओ ना, इस एंगल को जब आप इधर लाते हो तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो +30 डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लाओ -30।
तो सिंपल सिंपल चीज है, लेकिन कहीं पे आपको रोटेशन में, कहीं पे आपको जो आप पढ़े हो नॉर्मली कि फेज वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं, वो लाइन वोल्टेज को रेफरेंस मान लेगा और उसके बाद स्टडी करेगा। जैसे आप देखे होंगे 3 फेज रेक्टिफायर में हम लोग करते हैं, लाइन वोल्टेज को रेफरेंस मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा बहुत आसान हो जाए, एनालिसिस करना आसान हो जाए। तो कहीं कहीं हो सकता है लाइन वोल्टेज को रेफरेंस माने, तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर लाइन वोल्टेज को रेफरेंस मान रहे हैं दैट मींस कि फेज वोल्टेज हमारा -30 पे आएगा। कब? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हमको स्टार कनेक्शन में मिला लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, चाहे एंगल कुछ भी हो, इसका 30 आएगा तो इसका भी 30 आएगा। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज लीड कर जाएगा फेज से बाय 30 डिग्री। ये हमारा कब होगा? स्टार कनेक्शन में, जब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। सेकेंड डीसी में देख लेते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आप ही बताओ, मान लो यहां पे नेगेटिव फेज सीक्वेंस है तो लाइन करंट और फेज करंट के बीच का सारा निकाल के बताओ। निगेटिव फेज सीक्वेंस में क्या आएगा? निगेटिव फेज सीक्वेंस अगर हो तो बताओ क्या आएगा? स्टार कनेक्शन है, अभी डेल्टा में नहीं गया हूं, स्टार में ही गया हूं। सेम आएगा, फिर से निकालो। शिल्पिता, स्टार कनेक्शन ही है, कनेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, स्टार कनेक्शन है, कनेक्शन आपका स्टार है, लेकिन जो सीक्वेंस ले रहा हूं वो निगेटिव फेज सीक्वेंस ले रहा हूं। निगेटिव फेज सीक्वेंस ले रहा हूं, तो स्टार ही कनेक्शन है ना, मतलब कि स्टार कनेक्शन में अभी मैं बताया निगेटिव फेज सीक्वेंस मतलब वी आर यहां होगा, अब यहां वी वाई होगा क्या? नहीं होगा, वाई और बी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तभी तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आर बी वाई आएगा। ओके, ठीक है, जस्ट रिवर्स आना चाहिए, जस्ट रिवर्स आएगा। यहां देखिए, वी आर इधर है एट एन एंगल ऑफ 0, फेज वोल्टेज को हम 0 मान रहे हैं, दिस इज न्यूट्रल। तो वी आर माइनस वी वाई इधर है तो माइनस वी वाई किधर जाएगा? सर बिल्कुल इधर आएगा। तो देखो फेजर को अगर हम डायरेक्ट रोटेट कर दिए, इस फेजर को उठा के इधर रख दिए तो माइनस साइन ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, इसलिए मैं हर जगह आपको प्लस देख रहा होगा, प्लस में लिया हूं। तो माइनस बी वाई आप ऐसे लिखते हो, लेकिन एक्चुअल में ये आपका 2 है तो ये -2 है इसके अपोजिट। तो हम फेजर को अगर अपोजिट कर दिए तो ऑब्वियसली हमारा माइनस साइन इंक्लूड हो रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दिस इज वी आर वाई। अब ध्यान से देखो, ये आपका 30 डिग्री पे, इसको -30 भी लिखते हो, नो इशू, वो हम मैं बता दिया हूं, क्लियर कर दिया हूं कि प्लस माइनस का क्या प्रॉब्लम है ना। तो अब उस हिसाब से देखो वी आर वाई जो आपको मिला वो √3 टाइम्स ऑफ वी आर लिख लो एट एन एंगल ऑफ -30 आ रहा है, मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज एट एन एंगल ऑफ -30। तो जितना भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, वो ऑपरेशन में जितना भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं वो सारे ऑपरेशन में एक चीज सेम है, दैट इज कि हम सिस्टम बैलेंस ले रहे हैं। सिस्टम बैलेंस अगर नहीं होगा तो ये चीज हम नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम बैलेंस नहीं तो 120 पे नहीं, 120 पे नहीं तो सिस्टम अनबैलेंस हो गया, तो फिर ये एग्जैक्टली आपका 60-30 पे कट करने करेगा नहीं, तो ये आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो देखो
पॉजिटिव, यहाँ पे स्टार कनेक्शन में नेगेटिव फेज सीक्वेंस हमको दिख रहा है कि लाइन वोल्टेज आपका लैग कर गया 30 डिग्री से फेज से। तो दोनों केस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि केस अलग अलग पूछ सकता है, बोल सकता है टेकिंग नेगेटिव फेज सीक्वेंस फाइंड द लाइन वोल्टेज, फाइंड द लाइन करेंट, जो भी है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। IL इज इक्वल टू आई फेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, अब सेम तरीके से तो इतना समझ में आया ना कि क्यों √3 टाइम्स आ रहा है, क्यों नहीं 2 टाइम्स क्यों नहीं हो जा रहा है? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फेजर एडिशन है। डायरेक्ट हम दो फेज को ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते, वी आर माइनस वी वाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल है, तो रिजल्टेंट कुछ अलग आएगा, वो कि √3 टाइम्स है। बिल्कुल, लाइन वोल्टेज लैग बाई 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते ना, लाइन वोल्टेज लैग बाई -30 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वही मैं समझाना चाह रहा हूं, लाइन वोल्टेज लैग बाई -30, इसको -30 लिखते हैं, नहीं, लाइन वोल्टेज लैग बाई 30 डिग्री, लैग ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया कि आप माइनस में हो। ठीक है, चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मान लो आपका वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में, मान लो आपका वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में, मान लो आपका वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में, किसका? ट्रांसफॉर्मर का, क्योंकि वहीं से तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। ठीक है, मान लो आपका वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में है और पहला केस हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ले रहे हैं, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ले रहे हैं, तो डेल्टा कनेक्शन कैसा होगा? रोटेट कीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। तो यहां हमको एक चीज दिख रहा है, देखो करंट, मान लो आपका फेज करंट ये जो है वो IRY है, तो ये फेज करंट कितना होगा? IRY, IYB, IBR, और लाइन करंट आपका क्या होगा? यहां का IL, लाइन करंट बोल दीजिए, IL जो भी है। तो यहां ध्यान से देखो, इस जगह अगर आप KCL लगाओगे तो IL इज नॉट इक्वल टू IRY, दैट मीन्स कि इन डेल्टा कनेक्शन आपका करंट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां का लाइन वोल्टेज पूछूं, लाइन वोल्टेज VRY, तो लाइन वोल्टेज ही देखो सीधे एक फेज पे लग गया, लाइन वोल्टेज ही सीधे पैरेलल में एक फेज कनेक्ट है RY, तो VRY ये है और फेज वोल्टेज भी आपका VRY है, दैट मीन्स इन डेल्टा कनेक्शन VL इज इक्वल टू V फेज हमेशा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा सेम प्रोसीजर से यहां पे अब हम फेजर बनाएंगे, वो ऑब्वियसली हम वोल्टेज फेजर नहीं, हमको करंट निकालना है इक्विवेलेंट, तो करंट फेजर अगर हम बनाएंगे तो मान लो दिस इज IR, IY, IB, ऐसा कुछ है। ठीक है, IR हम वो ले रहे हैं लाइन करंट, अभी हम फेज में बनाएंगे तो IRY माइनस ये। ठीक है, तो अगर हम फेज करंट बनाते हैं रेफरेंस लेके तो IRY, IYB, IBR हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे KCL लगाते हैं। तो देखो यहाँ KCL लगाओ, KCL लगाओगे, इसको IR मानो। ठीक है, तो IR मानोगे, IRY इंटर कर रहा है, IR लीव कर रहा है, IBR लीव कर रहा है, दैट मीन्स कि IR विल बी इक्वल टू IRY माइनस IBR। कोई दिक्कत? यहां पे अगर KCL लगाओगे, IRY इज इक्वल टू IRY माइनस IBR। जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, IBR, तो यहां देखिए IRY आपका ये है, IYB ये होगा, IBR ये होगा, फेज सीक्वेंस कैसा है? RYB। ठीक है, तो उस केस को देखिए और समझिए कि ये जो लाइन करंट है अब क्या है? IRY माइनस IBR, IRY माइनस IBR। तो यहां देखिए IRY ये है, IBR यहां है, तो माइनस IBR कहां आएगा? दिस इज माइनस IBR,
इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट लेते हो, दिस इज आई आर। मान लो फेज करंट को आप एंगल 0 पे मानते हो। जनरली फेज करंट कुछ एंगल पे आएगा डिपेंडिंग अपॉन द लोड। तो लोड का जो पावर फैक्टर है उसको हम अभी नहीं ले रहे हैं। अभी मैं फेज करंट को अगर 0 पे मानता हूं तो लाइन करंट किधर चला गया? दैट मीन्स कि यहां पे हमको दिख रहा है आई एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ, आई एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करेंट एट एन एंगल ऑफ -30। कब? जब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अब इन दोनों का ओरिएंटेशन चेंज कर दो, इसको बी कर दो, इसको वाई कर दो, तो सीधे एग्जैक्टली आप देखोगे ये फेजर ऊपर चला जाएगा। और ये फेजर ऊपर चलेगा तो उस हिसाब से निगेटिव फेज सीक्वेंस का मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये आपका क्या है? ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का है। तो निगेटिव फेज सीक्वेंस का अगर मेरे को डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज बेसिक है, आप इजिली कर सकते हो। अगर इन दोनों का ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे तो उसी हिसाब से ये वाला चेंज हो जाएगा। फेजर में क्या होगा? आई आर वाई यहां आ गया तो ये हो जाएगा आई बी आर, ये आई वाई बी। फिर आप निकालोगे तो ऊपर में आपका नेट लाइन करंट विल बी इक्वल टू इतना, तो ये आपका निगेटिव का हो गया आई एल इज इक्वल टू, सिमिलरली लिख लीजिए, √3 टाइम्स ऑफ आई फेज एट एन एंगल ऑफ +30। ये कब आएगा? जब आपका निगेटिव फेज सीक्वेंस होगा। ठीक है? तो पूरा जो कंक्लूजन निकल रहा है कि डेल्टा कनेक्शन में पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हो या नेगेटिव फेज सीक्वेंस हो तो किस तरह से उसको लिख सकते हैं, वो कंक्लूजन आप एक बॉक्स में रख लो। ठीक है? चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, एंगल हमको पता होना चाहिए। कभी कभी एंगल में खेल देते हैं, ठीक है? तो वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाओगे। तो यहां क्या होगा? मैं ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करूं ओवरऑल, तो कंक्लूजन में देखिए,
ठीक है, तो ये पूरा आपका कंक्लूजन हुआ जो भी हम लोग पढ़े हैं उसमें। एनी डाउट? निकालिए।
अभी इसको मत बनाना, ठीक है? क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, उसका आंसर निकालो। ओके, तो पहला क्वेश्चन का सारे का आंसर आ गया होगा आई थिंक। अब आसान हो गया होगा। बहुत लोग ग्रुप में पूछते हैं सर निगेटिव फेज सीक्वेंस होगा कि पॉजिटिव। अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से निगेटिव फेज सीक्वेंस आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? VAN और VCN दे दिया है और उसी हिसाब से आपसे पूछ रहा था कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये तो बहुत आसान सवाल था। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ IL। IL इज द टोटल लाइन करेंट एंड थीटा, ठीक है? ये निकालना है। इसको आप GOC ले सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को, उसको नहीं ले सकते। इसको आप ले सकते हो, GOC 23 था, है ना? इसको GOC 23 में रख लीजिए। इसमें मैं जो चेक करना चाह रहा हूँ वो आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, वो मेन है हमारे लिए। 3 + 3J है ना, 3√2। हाँ मैं कर दूंगा, प्लॉट कर दूंगा। पहले उसके बाद वाला क्वेश्चन प्लॉट कीजिए, फिर दोनों को साथ ले लेंगे, ठीक है? जिसका ABC आ रहा है नो इशू, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? AC भी आएगा कि ABC आएगा। वर्तिका आगे बढ़ो, ठीक है? जो GOC 23 क्वेश्चन है उसको एक बार सोल्व कीजिए।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब अगर क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा है कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है या नेगेटिव फेज सीक्वेंस है, तो ऑलवेज कंसीडर द सर्किट एज अ पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। हमेशा सर्किट को पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में लेना और उसके बाद उससे सॉल्व करना। अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस पूछेगा तो वो बोलेगा टेकिंग दिस सिस्टम एज ए नेगेटिव फेज सीक्वेंस, उसके बाद अब प्लॉट करो। अदरवाइज पॉजिटिव ही लेना है, हर जगह पॉजिटिव लेना, RYB के फॉर्म में। GOC 23 ही होगा आई थिंक, देख लेना एक बार, ठीक है। 23 नंबर ये अभी डिज़ाइन कर दिया हूँ, मुझे कुछ चेक करना था। और ये चीज़ अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पावर पे स्विच कर सकते हैं और पावर भी निकाल लेंगे इसी क्वेश्चन में। अलग से क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, इसी में पावर निकाल लेंगे, पावर फैक्टर इंप्रूव भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स दिखता है ना देखने में कि आधा आधा लोग तो ऐसे ही क्विट कर देते हैं, अरे यार इतना हैवी का सर्किट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को समझे होगे, बेसिक बेसिक रूट अगर पकड़ लिए तो फिर हर चीज़ आसान हो जाता है, फिर उतना टाइम नहीं लगेगा। रूट अगर नहीं पकड़े हो तो फिर सब चीज़ मुश्किल है आपके लिए, फिर टाइम लगेगा। IL इज़ द टोटल लाइन करंट, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे आपका कमांड नहीं है, जिसके वजह से थ्री फेज सर्किट आप गलती कर देते हो। और वो जो रटे रहते हो ना, √3 VI cos φ या 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज cos φ पावर निकालने के लिए, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। 82.63 माइनस 27 पॉइंट, अच्छा एंगल बता रहे हो 27.75, पता नहीं इसका आंसर कितना है, क्योंकि अभी मैं क्रिएट किया हूँ। तो हम लोग फाइंड करते हैं ना, फाइंड करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है सचिन। और किसी का आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड बताइए और एंगल बताइए। 2 मिनट और देता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करें, एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारा पॉसिबिलिटी चेक कर लिए तो बाकी चीज़ें तो उसी का पार्ट है ना। थ्री फेज सिस्टम का थ्योरी उतना ही है जितना मैं बताया हूँ, उससे ज़्यादा थ्योरी नहीं। हाँ, पावर कैलकुलेशन का थोड़ा थ्योरी बढ़ जाता है, तो पावर कैलकुलेशन भी मैं बता दूंगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सिंगल फेज में जो पावर आता है सेम एज थ्री फेज में भी आता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी क्लियर कर दूंगा, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसी में पावर निकाल लेंगे ना इसी क्वेश्चन में, तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, करंट आपका एक का आया 54.43 एट एन एंगल ऑफ 75, ठीक है। ठीक है संयम महेश्वरी, और देखते हैं, और देखते हैं। और लोग भी आओ भाई, कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। पढ़ तो लिए सारा, कंट्रीब्यूट करो। 54.43 एंगल -15, ठीक है। रवि का मतलब मैग्नीट्यूड 54.43 ही लग रहा है, दो लोग का तो 54.43 आया। एंगल में चेंजेज आ रहा है, -75 -15, देख लेंगे क्या है वो तो पता चल जाएगा।